सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना से जंग तो दूसरी तरफ जिंदगी को पटरी पर लौटाने की कश्मकश। दोनों के लिए कितने तैयार हैं हम, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इतना तो तय है कि हमें लंबे वक्त तक कोरोना के साथ जीना होगा। लॉकडाउन संक्रमण की रफ्तार तो कम कर सकता है, लेकिन इससे फिलहाल मुक्ति पाना मुमकिन नहीं लग रहा। कब तक हम लॉकडाउन के सहारे वायरस से लड़ सकते हैं? क्योंकि जितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, अर्थव्यवस्था का संकट उतना ही गहराता जाएगा। आखिर कैसे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और कैसे लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी, आज इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे कि दो तरफा लड़ाई हम कैसे लड़ पाएंगे और इसके लिए हम कितने तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल हैं। साथ में कई मुख्यमंत्रियों ने राज्यों को अपने स्तर पर फैसले लेने की छूट देने को भी कहा है। बैठक में प्रधानमंत्री ने आम लोगों की सुरक्षा पर जोर दिया है। 17 मई को तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। पहले हो रही इस अहम चर्चा में प्रवासी मजदूर और अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि वो जहां पर हैं वहीं रुके रहें, लेकिन लोग अपने घर जाना चाहते हैं। इसके चलते हमें अपने फैसले बदलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण न फैले और गांवों तक तो बिल्कुल ही ना पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लापरवाही की वजह से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू की वजह से संक्रमण रोकने में मदद भी मिली है। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के डाउनलोड बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्रियों को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमितों की पहचान में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और कहा कि संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए और कोरोना संकट के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हकीकत छुपाई जा रही है। देखिए, बंगाल गवर्नमेंट बहुत दिन से डेटा को छुपा रही है और कई बार उनको कई रिमाइंडर्स भेजे गए हैं, लेकिन एक अजीब उनका काम करने की पद्धति है। और बंगाल से जो हमें खबर मिल रही है, कलकत्ता से जो खबर आ रही है, वो बहुत ही खौफनाक है। हमने अलग अलग लोगों से, सरकार की तरफ से जो निगरानी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से या उनके अपने जो सर्विलेंस है, उससे बंगाल की जो छवि सामने आई है वो बहुत खौफनाक है। एक होता है कि बहुत सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड या मौत जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे सरकार क्या अपना काम ठीक से कर रही है? ये सवाल जब खड़ा होता है तो सरकार कुछ भी छुपाने की कोशिश वहाँ पे नहीं कर रही है। वो जो भी तथ्य है सेंटर के साथ शेयर कर रही है, बट बंगाल के लिए हमने ऐसा देखा नहीं। तो पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जानकारी देने के लिए मौजूद हैं हमारे दिल्ली संवाददाता अजीत प्रताप सिंह और हमारे सहारा समय एनएचआर की एडिटर गरिमा सिंह। सबसे पहले चलते हैं गरिमा के पास। गरिमा, 2 शिफ्ट में बैठक हुई है, आज 3 बजे से 5 बजे तक के करीब, और उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक हुआ है, फिर शायद बैठक चल रही है, ऐसी खबर स्टूडियो में घुसते वक्त मुझे मिली। क्या स्टेटस है, क्या कुछ बात हुई और क्या
आगे की रणनीति तय होती हुई दिखाई दे रही है आपको? लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन 17 मई के बाद खोल दिया जाएगा कुछ एहतियात के साथ, या क्या कुछ लग रहा है आपको? सर, सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपने जब इंट्रोडक्शन दिया हस्तक्षेप का, तब आपने तमाम चीज़ें कही कि प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग की शुरुआत में क्या कहा। उन्होंने पहली चीज़ ये कही कि कोरोना से निपटने को लेकर जो भी हमने कदम उठाए, उन तमाम कदमों को, उनमें सबसे बड़ा कदम निश्चित तौर पर लॉकडाउन ही था। लॉकडाउन को वैश्विक मान्यता मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के चलते जो चीज़ें रुक गई हैं, यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ, जो इस तरह की तमाम चीज़ें रुकी हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप अब शायद ओपन अप करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी होगी वो ये कि इसके पहले जब चौथी दफ़ा प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी, वो तारीख थी 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल की जो मीटिंग थी उस समय पर हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद महज 28,000 थी। और अब जब 5वीं दफ़ा ये मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है, मीटिंग अभी चलेगी, बढ़ेगी, और इस मीटिंग को 2 चरणों में रखने की जो बात आपने कही है, उसकी भी वजह यह है कि जो पिछली मीटिंग्स थी उनमें कांग्रेस के लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि हमारे जो राज्य हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनी गई, और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया कि इस दफ़ा की मीटिंग भले ही कितनी भी लंबी चले, लेकिन सब लोगों की बात सुनी जाएगी। और उसके पीछे एक और कारण ये भी है कि अब क्योंकि लॉकडाउन 3 जो है वो ख़त्म होने वाला है, 17 मई को लॉकडाउन 3 ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो पूरा प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉकअप है। तो क्या किया जाए? प्रधानमंत्री ये समझना चाहते थे मुख्यमंत्रियों से कि आखिर राज्यों के पास क्या अपने सेटअप में ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? गरिमा, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक सवाल। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हम ये तय करें कि हमें किस पॉकेट को रेड जोन अनाउंस करना है, किसको ऑरेंज करना है, किसको ग्रीन करना है, कहां खोलना है, क्या करना है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन कानून 2005 लागू है, तो केंद्र हावी है, MHA हावी है। तो ऐसे में क्या और मुख्यमंत्रियों ने इस तरह की मांग की, या केवल ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे पर हमले की बात कही है? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अग्रेशन जो नजर आया वो ममता बनर्जी का नजर आया। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि केंद्र जो है वो इस संकट के समय में राजनीति ना करे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो चिट्ठी हमारे लिए जारी होती है केंद्र सरकार की तरफ से, वो हम तक पहुंचने से पहले लीक हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे ज्यादा अग्रेशन ममता बनर्जी में नजर आया, लेकिन बाकी राज्यों ने भी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी, जो कि कांग्रेस शासित हैं, अपनी बात रखी है। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं अपने हस्तक्षेप के तमाम दर्शकों को। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक गतिविधियों पर राज्य सरकार फैसला करे, यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी मिले, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन किस तौर पर डिवाइड होंगे, ये भी राज्य सरकारों को तय करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके अलावा आप जब कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र करना यहां इसलिए जरूरी है, भले ही कॉलिशन गवर्नमेंट है, भले ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस उसका हिस्सा है, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा अभी संक्रमितों की तादाद है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। देखिए, ये समझने वाली बात होगी कि एक समय पर राहुल गांधी कह रहे थे कि एक स्मार्ट समाधान की जरूरत है, लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। और ये भी बात उन्होंने कही है कि लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव है। इसके अलावा अमरिंदर सिंह का जिक्र कर लेते हैं। अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन को प्लान तरीके से खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की आवश्यकता तो लेटर और सूनर पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन एक प्लानिंग के तहत लॉकडाउन से बाहर निकला जाए। एक बेहद और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जीवन बचाने पर केंद्र सरकार का ध्यान होना चाहिए। गहलोत की बात कर लेते हैं, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसके अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन रेड जोन वाले जो लोग हैं वो ग्रीन जोन में ना आए। हालांकि अभी एक और बात ये बताते हैं राजस्थान के बारे में कि सरकार ने जो पासेस की अनिवार्यता थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्यूट करने को लेकर जो पासेस की अनिवार्यता थी, उसे राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अब बगैर पासेस आप सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जा सकते हैं, अगर आप अनिवार्य कामों की सूची में
शामिल कोई काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र कर दूं, उन्होंने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने को सहमति दी है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं, जैसे अभी आज 15 जगहों के लिए ट्रेनों के संचालन की बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। के पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मई के अंत तक ना तो ट्रेन सेवा खोली जाए और ना ही हवाई सेवा खोली जानी चाहिए। इसके अलावा के पलानीस्वामी के अलावा तेलंगाना के सीएम का भी जिक्र कर लें, उन्होंने भी कह दिया है कि यात्री ट्रेनों को चलाया जाना निश्चित तौर पर संक्रमण के खतरे को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया है कि जो भी बाहर से यात्री आएंगे उनकी जांच, सभी यात्रियों की जांच संभव नहीं है। तो जो बात आपने कही, गरिमा, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपडेट दिया है हमारे दर्शकों को, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह के पास। अजीत, अभी बैठक चल रही है और इस दौर के जो दूसरे शिफ्ट की बैठक है उनमें कौन कौन से मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? आपका क्या अनुमान है कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 आएगा? जी देखिए उपेंद्र जी, लगभग 30 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इस बैठक में। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बैठक का, मैराथन मीटिंग का, और अभी भी चल रही है। पहले ये तय किया गया था कि 8 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन इसे 9 बजे तक बढ़ाया गया है और उम्मीद है कि ये 9 बजे के बाद भी खिंच सकती है। तो जो सबसे बड़ी बात रही इस मीटिंग की वो ये कि इस लॉकडाउन जब बढ़ाया गया, 50 दिन के लगभग लॉकडाउन हो रहा है, तो उसकी इस दौरान में प्रवासी मजदूरों की जो समस्या आई है, कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य, उनके गृह जनपद ले जाया गया है। लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर हैं जिनको ट्रांजिट कराया गया है। यानी आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद माइग्रेशन की ये सबसे बड़ी बात है। और चूंकि लॉकडाउन जारी है, बीमारी का खौफ है, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाया जाना, यदि इन मजदूरों के जरिए संक्रमण फैलता है, जो कि ग्रामीण भारत से जुड़े हुए लोग हैं, तो ग्रामीण भारत में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, उसके बारे में सब जानते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति में है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश रही है, उन्होंने सभी राज्यों से अपील की कि जो प्रवासी मजदूर जिन राज्यों में भी गए हैं वहां पर उन पर फोकस किया जाए और संक्रमण वहां से न फैले, इसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि यदि अभी तक जो देखा गया है 50 दिनों के भीतर की मेट्रो सिटीज में अभी तक ये संक्रमण पाया गया है, खास करके दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, यानी जो बड़े शहर हैं देश के, वहीं पर ज्यादा संख्या में ये संक्रमण दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देश के जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां पर अभी तक संक्रमण की बात सामने नहीं आई है। लेकिन इस माइग्रेशन के जरिए यदि संक्रमण गांव में घुसता है देश के, तो फिर वो बहुत खौफनाक मंजर होगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, वो गांव में स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। अजीत, तो अजीत आप और गरिमा पूरी स्थितियों पे नजर बनाए रखिए। प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम आप लोगों के पास फिर लौटेंगे, तब तक का अपडेट लेंगे कि बैठक चलती रही या बैठक समाप्त हुई है और क्या कुछ निकल के आया है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी दी आप दोनों ने। आगे बढ़ रहे हैं। आज इस पूरे चर्चा को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रवि मलिक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चल रहे हैं मनोज सिन्हा जी के पास। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि गांव तक संक्रमण न पहुंचे, ये हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन और तमाम और आज़ादी उनको निर्णय लेने के लिए मिले। उसके अलावा जिस तरीके से जीएसटी भुगतान की मांग वो केंद्र से कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग वो केंद्र से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिसके कारण जो है पूरे तरीके से उनका पूरा जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से सबको सुना, इतना लंबा टाइम, इतनी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले की है। पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग ट्रेनों को
रोकने की मांग कर रहे हैं। वैसे में कल 15 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बुकिंग शुरू हो गई है। इसी प्रोग्राम में सर हमने बात किया था आपसे, आपने भी अपनी सहमति जताई थी कि एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेनों को चलाया जा सकता था, तब हम प्रवासी मजदूरों को जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और आज जो है पैसेंजर ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और कल से पैसेंजर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन सब के बीच आप क्या मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरी चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री जिस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि संक्रमण कहीं गांव तक न फैल जाए। देखिए उपन जी, एक साथ कई सवाल आपने पूछा है, तो थोड़ा वक्त मैं लूंगा सिलसिलेवार जी अपनी बात कहने का। जी मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं जी कि नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, आप भी जानते हैं, देश और दुनिया उनको जानती है, और सब लोग ये बात मानते हैं कि वो श्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रशंसक नहीं है। बिल्कुल। अभी हाल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खतरे को सही समय से पहचाना और सही समय पर उचित निर्णय किया। एक दूसरे नोबेल लॉरिएट की बात, जो अर्थशास्त्री हैं डैनियल, उनकी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी दो रास्ते सुझाए हैं। एक रास्ता जिसे स्वीडन और दक्षिण कोरिया ने अख्तियार किया कि आर्थिक गतिविधियां भी चलें और लोग अनुशासित ढंग से जीवन यापन भी करें। दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि नहीं साहब, हम लोगों को बताएं नहीं, बल्कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि अनुशासित ढंग से सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम सावधानियां बरती जाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे रास्ते को भारत ने अख्तियार किया। अगर पूरे दुनिया को आप देखें जी, तो पहले 1 लाख मरीज संक्रमित हुए 67 दिन में, बिल्कुल। दूसरा लाख पहुंचा 11 दिन में, तीसरा लाख पहुंचा 5 दिन में, चौथा लाख पहुंचा 4 दिन में, और फिर 2.5 दिन में 1 लाख की बढ़ोतरी होने लगी। हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला मामला आया था, और मैं मानता हूं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने खतरे का अनुमान सही ढंग से लगाया और उचित निर्णय लिया। 5वीं बार देश भर के मुख्यमंत्री, 30 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ ये 5वीं बैठक हो रही है। मैं समझता हूं कि ये हमारे संघीय ढांचे और लोकतंत्र की विशिष्टता है। बिल्कुल। अब ये ठीक है कि जो निर्णय हुए हैं उसमें मुख्यमंत्रियों की भागीदारी रही और उनके बातचीत के आधार पर विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई, बिजनेस लीडर से बातचीत हुई, इवन पत्रकारिता के बड़े लोगों से भी बातचीत हुई। तो एक कॉन्सेंसस बना करके देश में कैसे आगे देश को ले जाया जाए, इस संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ये रणनीति सरकार ने बनाई थी। अब 2-3 मुद्दे आते हैं। आज भी बैठक में आपने देखा कि कई मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। कई लोग चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे संबोधन में कहा था, जान भी जहान भी। मैं समझता हूं कि उसका संकेत यही था कि लोगों को बचाया भी जाए, देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर कैसे लाया जाए, इसके प्रयत्न शुरू किए जाएं। और पिछले दिनों जो रिलैक्सेशन गृह मंत्रालय ने दिया है, विभिन्न राज्यों में जिस तरह की तैयारियां शुरू हुई हैं, कुछ गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। लेकिन हमें इस संवेदनशील मसले से निपटने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। आखिर उत्पादन किसके लिए, सेवाएं किसके लिए? मैं मानता हूं कि वो लोगों के लिए। लोग नहीं रहेंगे तो फिर उत्पादन किस काम का? लेकिन लोग रहें, इसके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, संक्रमण न हो ये भी जरूरी है, और उत्पादन भी जरूरी है। दोनों के बीच जो फाइन बैलेंस है, ये सुनिश्चित करना और इसकी रणनीति बनाना, ये सरकार का दायित्व है। और ये कोई ऐसा संकट नहीं है जो पहले से लोग अनुमान लगाए हुए थे कि इसी रास्ते पर चलना है। मिड टर्म करेक्शन जिसे कहा जाता है, जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पिछले बार आपने भी उठाया था, अनेक लोग उठा रहे हैं। जब वो समस्या सामने आई तो उसके समाधान की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। ये मैं मानता हूं कि कुछ कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर पूरी दुनिया की तरफ हम निगाह ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत अभी अच्छी स्थिति में है। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, मैं आपके ध्यान में तथ्य लाना चाहता हूं
कि करीब करीब 1000 ऐसी कंपनियां हैं चाइना छोड़ करके वो दूसरी जगह जाना चाहती हैं। उनकी चॉइस क्या हो सकती है? भारत हो सकती है, वियतनाम हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से और कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मुख्य सचिवों से इस विषय में बातचीत की है कि भाई कैसे भारत ही इनका डेस्टिनेशन बने, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारी सुधार आया है, लेकिन बावजूद इसके अभी दुनिया के 50 शीर्ष देशों में हम नहीं हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो विदेशी पूंजी निवेश भी आवे, देसी रोजगार भी और देसी कंपनियां भी ठीक से चले। इस दिशा में निश्चित रूप से मुख्यमंत्रियों की सलाह के बाद सरकार उचित निर्णय करेगी और मैं मानता हूं कि हमें विश्वास करना चाहिए और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मैं एक देख रहा था समाचार चैनल, बठिंडा से एक ट्रेन चली और वहां जो यात्री बैठ रहे थे, एक पार्टी के विधायक बार बार कह रहे थे कि मालूम है आप कहां से भेजे जा रहे हैं, किसके पैसे से भेजे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से देश जो बड़े संकट से लड़ रहा है उसको नुकसान होगा। राजनीति छोड़ करके पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों को, और मुझे खुशी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठ करके संकट के समाधान में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसी दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। ये ठीक है कि आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है, लोग बेहाल हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई है, लेकिन मैं मानता हूं कि जहां एक चुनौती है, एक बड़ा अवसर भी हमें दे रही है और इस अवसर का लाभ आने वाले दिनों में यह देश जरूर उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं मीम अफजल जी के पास। जैसा कि आप मनोज सिन्हा जी को सुन रहे थे, सीधे तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काम करने की आज़ादी पर सवाल उठा रहे हैं और रेड जोन, ऑरेंज जोन, इस तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करने की आज़ादी उनको मिले, काम करने की आज़ादी उनको मिले, तो मुझे लगता है कि केंद्र तो इसमें मदद ही कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें मदद ही कर रही है, लोगों को ये बता करके अपने तरीके से केंद्रीय टीम जो पर्यवेक्षक बन के जगह जगह जा रही है वो राज्य सरकारों की मदद करने के लिए ही जा रही है। ऐसे में क्या आधार है कि केंद्र सरकार के कामों से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है और बार बार राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम केयर फंड के पैसे का क्या हुआ। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने जो है सीएम केयर फंड का डिटेल जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे चालू किया और ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि पीएम भी अपने पीएम केयर फंड का डिटेल जो है पब्लिक डोमेन में लेकर आएँ। तो ये मेरे 2-3 सवाल हैं, इस पर मीम अफजल साहब आपका क्या कहना है? देखिए राय साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि आप अपने डिस्कशन का टोन बिल्कुल ठीक करें। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मनोज सिन्हा जी को सुन लिया और पहले से अपना कोई जहन बना रखा है, उसके मुताबिक आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी में हैं, आप एक मीडिया के बड़े पिलर हैं। आपको ऐसा क्यों लगा मीम अफजल साहब कि मैंने पहले से जहन में बना रखा है? ऐसा आ रहा हूँ, मैं भी पुराना जर्नलिस्ट हूँ। जी जी, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। तो हमें आज़ादी है इस बात की कि सरकार से हम सवाल पूछें, बिल्कुल, और आपको भी आज़ादी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों सवाल पूछ रही है? क्या कांग्रेस को यह हक नहीं पहुंचता? पहली बात तो है कि हमने शुरू से एक बात कही है, मनोज सिन्हा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके सामने मैं चिराग दिखाने के मानंद कोई बात कहूँगा, लेकिन उन्होंने पूरे जो अपना वक्तव्य दिया उसके आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा इशारा जाहिर किया कि जैसे कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, आप पॉलिटिक्स के जरिए से ही मनोज सिन्हा जी रेलवे मिनिस्टर बने हैं। मैं पॉलिटिक्स के जरिए से ही एक जर्नलिस्ट से पार्लियामेंट तक गया और एम्बेसडर तक बना। ये सियासत ही हमको ऊपर ले जाती है और ये सियासत ही हमको नीचे लाती है। इसलिए मैं इस थ्योरी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप पॉलिटिक्स ना करें। नहीं, आपने बोला कि मैंने पहले से जहन में ऐसा बना रखा। आप ऐसा क्यों कहे? क्योंकि मेरा शो तो शालीन बहस के लिए ही जाना जाता है। आपने पूछा जी कि राहुल गांधी क्यों सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर क्यों दबाव डाल रहे हैं। हाँ। कि वो अपना जो अकाउंट है जिसमें उनका पास पैसा आया है, ये सर सुन लीजिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि पीएम केयर फंड को बने हुए अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है। कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीतने तो दीजिए, फिर किसी से हिसाब मांग लीजिए। मैं कहता हूं उससे 1 महीना क्या 10 दिन हुए हूं जी, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी होना गुनाह है?
बिल्कुल नहीं है, क्या ये सवाल डेमोक्रेसी के अंदर गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका ये सवाल पूछना मुझे वाजिब नहीं लगा। आप ये पूछ सकते थे कि पीएम पर आपने पीएम फंड पर सवाल उठाए हैं, उसकी क्या वजूहत हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि हम दबाव बना रहे हैं। हम दबाव नहीं बना रहे हैं। देखिए, हमने तो आपसे सवाल पूछा, हमने राहुल गांधी पर हमने तो आपसे सवाल पूछा, क्योंकि हमारे आपके बीच सवाल जवाब का एक रिश्ता बनता है इस डिबेट में। हमने तो आपसे सवाल पूछा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आपकी प्रक्रिया और आपका फर्ज उस वक्त पूरा होता है जी कि जितने सवाल आप हमसे करें उससे ज्यादा सवाल आप रूलिंग पार्टी से करें, बिल्कुल करूंगा, सरकार से करें। मैंने किया है। जर्नलिस्टों का एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। सवाल अपोजिशन से बहुत कम किए जाते हैं, लेकिन हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि सवालों के कटघरे में हमेशा अपोजिशन खड़ी होती है, और खासतौर पर कांग्रेस। जब हम किसी बहस में बैठते हैं तो बहसों में आना भी हमने कम कर दिया, इसीलिए कि कोई फायदा नहीं है। आने के बाद सिर्फ हमें जवाब देने होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरा काम है सवाल उठाना, मौजूदा व्यवस्था कैसे चल रही है उसके बारे में जनता तक सही सही बात पहुंचाना। मैंने आपसे 2 सवाल पूछा। एक सवाल ये पूछा कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने का आधार क्या है, और कांग्रेस शासित राज्य जो है केंद्र के किन बातों से सहमत नहीं है, वो क्यों विरोध करते हैं। मेरा ये 2 सवाल है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। आपने एक बात और पूछी बीच में जी कि अगर कुछ इंस्पेक्शन के लिए कुछ कमेटीज कहीं जाती हैं तो उस पर चीफ मिनिस्टर एतराज क्यों करते हैं। मुझे बताइए कि इंस्पेक्शन के लिए जो कमेटीज बनाई गई थी ऑब्जर्व करने के लिए, ये किन स्टेट्स में भेजी गई थी? जी भारतीय जनता पार्टी की किसी स्टेट में भेजी गई जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां क्यों नहीं भेजी गई ऐसी कोई कमेटी? वहां सब सही काम चल रहा है, गुजरात में सही काम चल रहा है। अगर महाराष्ट्र में भेजी जायज है, बंगाल में भेजी जायज हो सकती है, कहीं और भेजी जायज हो सकती है। वहां के चीफ मिनिस्टरों पर डिपेंड करता है कि वो इसे, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ करें। हमने तो इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए, ममता जी ने उठाए। लेकिन सवाल ये है कि ये कमेटियां जो आपने भेजी है, जो ऑब्जर्व करने के लिए आपने जो टीम बना करके भेजी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां क्यों नहीं भेजी? वहां क्यों नहीं सवाल आपने उठाए? तो ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? अफजल साहब, मेरा तो यही कंसर्न है कि जब आप सवाल उठाएंगे तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए, हम उनसे तुरंत सवाल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपका फर्ज बनता है ये। बिल्कुल, मैं पूछूं, वो आप पूछें जी, वो हमसे पूछें, ये तो एक डेमोक्रेसी की एसेंस है। बिल्कुल, इसी के अंदर तो हम लोग जीते हैं। लेकिन हम आपस में दस्तो गरेबा हो जाएं, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, जो आजकल तमाशा हो रहा है। वो कहते हैं ना मुर्गे लड़ाना, ये मुर्गे जो आजकल टीवी चैनलों पर लड़ाए जाते हैं, उसमें हम जैसे लोग जो है मुर्गा बन गए हैं। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मेरा शो जो है, मैं कह सकता हूं कि मेरे शो की कोई उपलब्धि हो या ना हो, एक उपलब्धि जरूर है कि मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि मैं बहुत ही शालीन बहस करता हूं, शालीन डिबेट करता हूं, और मुर्गे लड़ाने वाला काम मैं न कभी करना चाहता था, न कभी करूंगा। राय साहब, अगर आपके बारे में दूसरी राय होती तो मीम अफजल आपके साथ बैठा ही ना होता। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दूं जी, मनोज सिन्हा जी मुझे नहीं जानते होंगे इतना ज्यादा जी, लेकिन मैं उनको एक बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर समझता हूं बीजेपी का। जी, मैंने उनके मुंह से कभी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनी, जो बीजेपी के आम लीडरों की एक आदत है। जी, कभी मैंने उनको मीडिया पर भी बैठे हुए देखा है, तो मुझे उनसे बात करते हुए एक आदर और उनका इज्जत का ख्याल रखना होता है जी, और मुझे रखना भी चाहिए। ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन। जी, बिहार से आपका ताल्लुक है, लेकिन मैं जानता हूं जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, मैं उनका कभी गैर जरूरी बयान मैंने उनका कभी नहीं देखा। जी, आज वो बैठे हुए, मुझे हैरत हो रही है कि वो कैसे टीवी चैनल पर आकर के बहस के लिए तैयार हो गए, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है वो उस मिजाज के आदमी है नहीं। वो बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को कहने के आदी हैं। जब भी जितनी उनकी मैंने कभी कभी टिप्पणियां सुनता हूं, मैं उनकी बाइट्स देखता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला आज आपके यहाँ बात करने का। और लेकिन मुझे एक बात लगी तो मैंने कह दी, आपको अगर माइंड लगाओ तो मैं माफी चाहता हूं। आपकी बात मनोज सिन्हा साहब स्वयं सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सीधे भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वो जवाब देंगे। अभी मेरा कोई सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए इस वक्त घड़ी है और हमारे पास 3 बड़े मसले हैं जी, और हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त 30 चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 9 बजे तक, मुझे लगता है 10-11 बजे तक मीटिंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि 30 चीफ मिनिस्टर्स को बोलना है, उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलना है,
उसके बाद कोई फैसले भी किए जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐलान आज हो जाए, कुछ बाद में हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी टाइम लगेगा। इस वक्त अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त मसला क्या है। देखिए, इस वक्त 3 बड़े मसले हैं जी। पहला मसला तो है महामारी को किसी तरह कंटेन किया जाए, और उसके लिए पॉलिसी जो बनाएगी, वो मेन जो बनाने वाली है सरकार, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको मदद करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर्स। और चीफ मिनिस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको सरकार पूरा करे और सरकार की तरफ से जो आदेश किए जाए उसको चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ लागू करें, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा हल निकल सकता है। जैसे अभी एक सवाल उठाया गया, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, इसको तय करने का इख्तियार तो जमीन धरातल पर बैठे हुए लोगों को होना चाहिए, ना कि सेंटर को। लेकिन आपने बनाए हैं उस तरह के, उसमें बहुत से चीफ मिनिस्टर को एतराज है कि हमारे यहाँ जो रेड जोन नहीं होना चाहिए तो वो रेड हो गए, जो ग्रीन होने चाहिए थे वो रेड हो गए, जो रेड होने चाहिए थे वो ग्रीन हो गए। तो इस तरह के एतराजात अभी आए हैं और उसको संजीदगी से सोचने की जरूरत है। दूसरा जो मैंने ये बात बताई, और तीसरा अहम जो मामला है वो ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमी हमारी पटरी से उतर गई है, आप अंदाजा लगाइए, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए रोज का हमारा देश का नुकसान हो रहा है। अब तक शायद 18 लाख करोड़ रुपए के अनुमान के मुताबिक जो है देश का नुकसान हो चुका है। हमारा बजट शायद 3.5-4 लाख करोड़ का होता है एक साल का, और अगर आज हम 18 लाख के बजट के खसारे में एक तरह से जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को ठीक करने में वक्त भी लगेगा और बहुत सोची समझी, बहुत देखभाल करके एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है। और तीसरा सॉरी, ये दूसरा था, मैं तीसरा एक मसला, और तीसरा मसला जो नया पैदा हुआ वो हुआ प्रवासी मजदूरों के पलायन से, या उनके जाने से, या उनके ना जाने से जो पैदा हुआ है। अगर शुरू में, देखिए ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं है, हमने बहुत मशवरे दिए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को गालिबन 24 तारीख को, और उसके अंदर उन्होंने 5 सजेशंस दिए थे। वो क्रिटिसिज्म नहीं था, सरकार ने उसके ऊपर बहुत खास तौर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में कोई राय नहीं दी। नहीं, उसमें से 3 सुझाव सरकार ने माने भी थे, सजेशंस देते रहे हैं। नहीं उसमें से 3-4 सुझाव सरकार ने माने भी थे, जिसमें मॉरेटोरियम बढ़ा दिया था, इंटरेस्ट रेट को टाइम दे दिया था, और जो है जो कुछ छोटे मोटे पैकेज ऐलान करने के लिए उन्होंने आरबीआई के लिए सजेशन दिया था, वो भी किया था। 3 सुझाव करीब माने भी थे। नहीं, वो सुझाव नहीं थे। आपने कहा, सरकार ने आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सोनिया जी ने जो 5 सुझाव दिए थे उनमें से एक भी इसके अंदर कवर नहीं होता। वो 5 सुझाव कहें तो आपके पास वक्त हो तो मैं अभी 5 सुझाव अभी बता भी सकता हूं आपको, लेकिन उसमें टाइम आपका खर्च होगा और आपका कब वक्त कीमती है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि 7,500 रुपए के हिसाब से अगर आप तमाम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जिनके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, अगर वो पैसा आप उनको भिजवा दें तो उससे 2 फायदे होंगे। और ये बात एक वो एक्सपर्ट जो अमेरिका में है, गालिबन सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी ये बात मानी थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि गरीब आदमी की जेब में सरकार पैसा डाले। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट या कांग्रेस के सुझावों का सम्मान नहीं कर रही है। मनोज सिन्हा साहब हमारे साथी बैठे हैं, उनसे हम तुरंत क्विक एक जवाब ले लेते हैं। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने या राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया उसको सिरे से नकार दिया केंद्र सरकार ने? देखिए, मुझे लगता है कि इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर कोई सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो सरकार उस पर जरूर ध्यान दे रही है। और आज तो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में इनकी मिलीजुली सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री हैं, और मैं मानता हूं कि ये सभी मुख्यमंत्री पूरी तरह से विश्वास में इनको भारत सरकार लेकर के ही फैसला कर रही है। इसलिए अगर कांग्रेस का स्टैंड अपने मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ इतर है तो मैं नहीं जानता। सीधे चलते हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे बात शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट है जो मुझे अपने दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना के 25,000 मरीज सामने आए हैं, और संक्रमण की रफ्तार यही रही तो 3 जून को ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का हेल्थ केयर सिस्टम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, और अगर तैयार है
तो हम इस चुनौती को अगर जो जैसा कि रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि सबसे ज़्यादा केसेस 25 मई से 5 जून के बीच एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के केस करीब 12 दिनों में दोगुने हो रहे हैं और अगर संक्रमण की रफ्तार यही रहती है तो 23 मई तक देश में 1,30,000 से ज्यादा मरीज होंगे और 3 जून तक ये संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर जाएगा। हालांकि इनमें से 75,000 मरीज ठीक भी हो जाएंगे, फिर भी एक्टिव केस की संख्या करीब 1,75,000 से ज्यादा होगी। ये अनुमान मौजूदा डबलिंग और रिकवरी रेट के आधार पर है और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो जून जुलाई में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जो खाका खींचा है, उसके मुताबिक अभी देश भर में 855 कोविड अस्पताल हैं, जहां 1,65,723 बेड हैं। इनमें से 1,47,128 आइसोलेशन और आईसीयू बेड शामिल हैं। वहीं देश भर के 1,984 कोविड हेल्थ सेंटर्स में 1,31,352 बेड हैं, जिसमें 1,21,403 आइसोलेशन बेड और 9,949 आईसीयू बेड हैं। सरकार ने 4,362 कोविड केयर सेंटर भी बनाए हैं, जहां 3,46,856 बेड हैं। अकेले दिल्ली में 17 कोविड केयर सेंटर हैं, जिनमें कुल 5,000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरोना केयर सेंटर के लिए ट्रेन की 20,000 बोगियां रिजर्व कर रखी गई हैं। राज्यों और केंद्रीय संस्थानों को 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख PPE किट दिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो 2.48% मरीजों को आईसीयू की जरूरत है, जबकि 1.94% को ऑक्सीजन सपोर्ट और 0.40% को वेंटिलेटर्स की जरूरत है। देश में कोरोना के लिए 343 सरकारी और 129 गैर सरकारी टेस्टिंग लैब की चेन है, जहां अब तक 16,09,777 टेस्ट हो चुके हैं। फिलहाल देश में हर दिन करीब 85,000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। इस बीच पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी टेस्ट किट भी विकसित कर लिया है। भारत ने अपनी एक प्रकार से जो क्षमता है, योग्यता है, जो शायद छुपी हुई थी, वो एक प्रकार से उभर कर आ गई कि अब हम भारत में वेंटिलेटर्स बनाने का काम कर रहे हैं, पीपीई बनाने का काम कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 लाख पीपीईज हम लोग बना रहे हैं। भारत में 60,000 वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिया। भारत के अंदर वो सारी चीज़ें बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके नए नए तरीके के मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजेशन के सिस्टम्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। कंफर्म केसेस की संख्या में 3,003। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है, जबकि रिकवरी रेट 30.7% है। अच्छी खबर ये भी है कि 10 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 7 दिनों में 9 राज्यों में एक्टिव केस में कमी आई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि 15 राज्यों में एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा जी के पास जाने से पहले एक छोटी रिपोर्ट और आर्थिक गतिविधियों पर दिखाना चाह रहा हूं। सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत दे रही है। इसलिए लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन से लेकर अब तक कई ढील का ऐलान हो चुका है। आने वाले दिनों में सरकार कुछ और भी बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है। हमें इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी और आगे बढ़ना होगा। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच सरकार डिरेल अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कवायद में जुटी है। यही वजह है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ज्यादातर जगहों पर कारखाने और कारोबार को शुरू करने की इजाजत दे दी गई थी और अब 17 मई के बाद छूट का दायरा बढ़ना भी तय है।
रेलवे ने 15 शहरों के लिए 30 ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू कर ये संकेत भी दिए हैं। फ्लाइट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जल्द शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है कि अब कोरोना के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने के उपायों पर काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार के सामने उद्योगों और कामगारों की बदहाली दूर करने की चुनौती है। हालांकि सरकार ने इसके लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैकेज MSME यानी छोटे और मझोले उद्योगों के अलावा प्रवासी कामगारों पर फोकस हो सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन में प्रभावित सर्विस सेक्टर के लिए भी पैकेज की घोषणा हो सकती है। 25 मार्च को लागू देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर MSME सेक्टर पर ही पड़ा है। ऐसे में MSME की मदद के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान कर सकती है। इसके तहत MSME को वर्किंग कैपिटल के 10 से 15% के बराबर बैंकों से लोन मिल सकता है और लोन डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों को उसकी भरपाई सरकार कर सकती है। इस पैकेज में प्रवासी मजदूरों को 3 से 6 महीने तक नगद सहायता राशि देने के लिए 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। यदि ज्यादा प्रवासी कामगार घर लौटते हैं तो सरकार फूड सब्सिडी और जॉब गारंटी स्कीम के लिए और फंड की घोषणा भी कर सकती है। इससे पहले मार्च में सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर समेत कई सुविधाओं की घोषणा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। संतोष जी से कई सवाल हमें लेने हैं, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक आपसे एक बहुत छोटा सवाल ले रहा हूं और उसका संक्षेप में उत्तर चाहता हूं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि 25 मई से 5 जून के बीच ज़्यादा केसेज बढ़ेंगे। फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट को करेक्ट किया और बोला कि जून जुलाई में ज़्यादा केसेज देखने को आ सकते हैं, यानी पीक आ सकता है कोरोना का। हम कितने तैयार हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना तैयार है, और एक डॉक्टर होने के नाते जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, कल से पैसेंजर ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, आप कितना खतरा देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो कोरोना के बारे में आपको ये बता दूं कि ये बड़ा ही एक डायनेमिक सी सिचुएशन है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। हो सकता है हमारी प्रेडिक्शंस ठीक भी आए, हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो जाएं। आप देखिए, विश्व में शुरू से जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं, कोरोना करवट पे करवट बदलता गया। अब किस तरह से ये करवट बदलेगा आने वाले 2 महीने में हिंदुस्तान में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरह के अभी तक आंकड़े चल रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये एकदम से रुकेगा। दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली अभी तक पूरा लॉकडाउन का पीरियड था, अब फेजिक वे में थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन जो है थोड़ी बढ़ भी सकती है। और शायद आज का दिन ऐसा है जो कि पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हुए हैं, लगभग 4200 के करीब केसेस जो हैं हिंदुस्तान में ऐड हुए हैं। रही बात हम लोगों की तैयारी की, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के डॉक्टर, नर्सेस सब लोग तैयार हैं, परिपक्व हैं। और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत अच्छी चीज हुई है कि इस 3 महीने में बहुत मौका मिल गया है, जिसमें कि लोगों ने तरह तरह की इक्विपमेंट, जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, आईसीयू की तैयारियां करनी है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स को तैयार करना है, तो काफी तैयारियां सरकार ने कर भी ली हैं। ये अगर एकदम से हमारे ऊपर प्रकोप आ जाता तो बहुत मुश्किल होना था इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन काफी हद तक तैयारियां हो रखी हैं। लेकिन मैं फिर भी यही चीज समझता हूं कि सबसे आसान रास्ता इससे पार पाने का है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। हम लोगों की हेल्थ जो है ये पर्सनल सब्जेक्ट है। जनरली हम सोचते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट देखेगी इसको। बेसिकली कोरोना बीमारी के अंदर 90% हम पर्सनल प्रोटेक्शन से ही इसको जीत पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा वेंटिलेटर्स, बहुत खर्चा होगा, इसको अवॉइड करना बड़ा जरूरी है, इससे दूरी बना के रखना बड़ी जरूरी है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे ये चीजें खुल रही हैं, उतनी ही दायित्व हमारे ऊपर बढ़ रहा है और उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमारे को पर्सनल प्रोटेक्शन, चाहे वो हमारी हैंड हाइजीन है, चाहे रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारे को उतनी ही लागू करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सीधे संतोष जी से सवाल ले रहे हैं, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके लिए जो सबसे अहम सवाल है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर है, ये यूनिकनेस हमारी है। अब चूंकि 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर घर बैठ गए हैं, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, इकॉनमी भी ठप हो गई है। ऐसे में इसको चलाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, जिस पर
सरकार भी इस बात को मान रही है, आप जैसे तमाम अर्थशास्त्री भी इस बात को मान रहे हैं कि सरकार को तुरंत आर्थिक पैकेज का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार क्या सोचकर जो बड़े आर्थिक पैकेज को ऐलान करने के बारे में राजी तो है, करना तो चाहती है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो सरकार को रोक रही हैं जिसके कारण आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बहुत ही परमानेंट कोलेट्रल डैमेज हो जाएगा अगर सरकार इसकी गंभीरता को समय रहते नहीं समझती है। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ऑलरेडी देर हो चुकी है। संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही थी, मगर अब पिछले 20 सेकंड से नहीं मिली। जी हाँ, आप अपना सवाल पूछ लें, फिर जवाब देते। मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार और तमाम अर्थशास्त्री, नीति आयोग, ये सभी इस बात पर सहमत हैं कि एक बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान की तुरंत जरूरत है, लेकिन वो कौन कौन सी बाधाएं हैं या सरकार के सामने क्या चुनौती है जो सरकार को एक बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान से रोक रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, हमारी परचेजिंग पावर पूरी तरह से रुक गई है, डिमांड और सप्लाई पर अर्थव्यवस्था चलती है। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई कहाँ से आएगी, और अगर सप्लाई तैयार है तो डिमांड नहीं है। तो डिमांड सप्लाई के फाइन बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचे, एक्टिविटी आरंभ हो और अर्थव्यवस्था को गति मिले। तो सरकार आर्थिक पैकेज को ऐलान करने में क्या सोच रही है? देरी करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण केवल इतना ही हो सकता है कि अर्थव्यवस्था जब कायदे से चलनी शुरू होगी तब वो पैसा डालेंगे, मगर कुछ ऐलान तो फिर भी हो सकता है। ऐलान तो आज हफ्ता भर 10 रोज पहले हो सकता था, क्योंकि आपने इकोनॉमी को फिर से चलाने की कोशिश 4 मई से कर रखी है। तो ये देरी किसी को नहीं समझ में आ रही है, माफ करिएगा, ये देरी किसी को नहीं समझ में आ रही है। और जो तरीके हैं करने के लिए, उसके बारे में कोई हिंट भी नहीं मिल रहा, जैसे हिंट भी नहीं मिल रहा है कि क्या होने वाला है। तो आप लोग खुद ही कह चुके हैं कि मतलब इकोनॉमी, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि ये 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। ये हमारे देश में और दुनिया के इतिहास में एक पूर्ण रूप से नई किस्म की आपातकालीन है। और 2008 में क्योंकि इकोनॉमी 8% और 9% की दर पर चल रही थी, तो आपके पास फिस्कल स्पेस थी, सरकार की हालत कंगाली में नहीं। दिक्कत यह है कि सरकार उनको बता रही थी 6 महीने पहले तक कि फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो केवल 3.4% है। असलियत में टैग ने, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने स्वयं कह दिया कि वो फिस्कल डेफिसिट 5.68% थी, यानी कि लगभग 100 गुना ज्यादा। तो ये साफ है कि सरकार ने जो अभी पैकेज किया था 1.7 लाख करोड़ था, उसमें से आधा पैसा ऐसा है जो सरकार वैसे ही खर्च करने वाली थी। इट वॉज ओनली फ्रंट लोडिंग व्हाट वॉज इंटेंडेड टू बी स्पेंट। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खैरिया साहब कह रहे हैं कि संख्या बढ़ेगी, और बढ़ने का कारण बहुत बड़ा ये है कि लोग जो मजदूर है, मजबूरी में मजदूर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। हम उससे चाहते हैं कि वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करे। अरे हमारे आपके लिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना तो संभव है, मगर इसके लिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना कैसे संभव है, ये सब आपको मालूम है। और ये भाषा हम क्या इस्तेमाल करते हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग। अरे जरूरत है सोशल सॉलिडारिटी की और फिजिकल डिस्टेंसिंग की। हम बिल्कुल अनियोजित ढंग से आपने लॉकडाउन 4 घंटे की चुनौती पे 4 घंटे की प्लानिंग पे 4 घंटे में प्लानिंग नहीं होती पूरे देश पर। आपने अनाउंस कर दिया और 9 अप्रैल को मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। 9 अप्रैल को जो माइग्रेंट लेबर की डेथ्स का नंबर था वो कोविड से ज्यादा डेथ हुई थी उस दिन तक। तो इतनी अनियोजित ढंग से अगर आप इकोनॉमी को चलाएं। संतोष जी, आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। मैं सीधे चल रहा हूं, मीम अफजल जी से सवाल ले रहा हूं कि जो सवाल मैंने संतोष मेहरोत्रा जी से लिया, अफजल साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जल्दी कर देनी चाहिए ताकि लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचे, और पैसा जब पहुंचेगा तो डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में सप्लाई आएगी। आपको क्या लगता है? ये बात आपने जो बात कही, ये बात तो कांग्रेस खुद कह रही है जी। हमने यही तो बात कही थी कि सरकार को चाहिए कि 7,500 रुपए के हिसाब से अगर गरीब लोगों की जेब में आप पैसे डाल दें तो उनको कम से कम रोजी रोटी का मसला महीना 1.5 महीने के लिए उनका हल हो जाएगा। और वो पैसा जाहिर है कि खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे मार्केट में चीज़ें बिकेंगी, सामान बिकेगा, तो इकोनॉमी जो है वो जनरेट होगी। उसी से कारखाने जो है चलना शुरू होंगे, उसी से मजदूर रुकना शुरू होंगे कि भाई चलो अभी हमारे पास पैसे, हम रुक जाते हैं शहर के अंदर, कुछ काम कर लेंगे, हमारी आमदनी भी हो जाएगी, और इस वक्त तो गुजारा हो ही रहा है। और दूसरा एसएमईज को हमने जो छोटे उद्योगों के लिए कहा था कि एक उनको फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए ताकि वो किसी भी तरह से अपने आप को रिवाइव कर सके। वो कांग्रेस की तजवीज़ थी, और आज भी आप खुद भी मान रहे हैं, और इस चैनल पे बैठे हुए हमारे जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि इमीडिएट दे देना चाहिए। मीम अफजल साहब सीधे चल रहे हैं, मनोज सिन्हा जी के पास समय कम है, अब अपने अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तो यही मांग थी, 7,500 रुपए देने की बात हमने कही थी। आप ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सब कोई सहमत है, सारे अर्थशास्त्री सहमत हैं, नीति आयोग सहमत है, लेकिन एक बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान की बात चल रही है जो 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच हो सकता है, उसमें क्यों देरी हो रही है? और एक सवाल और उठ रहा है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि एक स्पेशल बजट, कोविड-19 बजट की ही घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि समस्त राज्य और पूरा देश इस आर्थिक जो है व्यवस्था से, मैंने जो आर्थिक चरमराई हुई व्यवस्था है, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उससे जूझ रहा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए उपेंद्र जी, आज की जो बैठक चल रही है जी, और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद शायद इतनी लंबी बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नहीं हुई थी जी। उसके एजेंडे को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक प्रमुख विषय ये भी है जी कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां कैसे आगे बढ़ाई जाएं और राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिया जाए। हड़बड़ी में कुछ घोषित कर देना मैं समझता हूं कि ये कभी उचित नहीं रहा है। सरकार ने जरूरत के हिसाब से पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। मैं इसे एक अच्छा संयोग मानता हूं कि रबी की फसल हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में प्रोक्योरमेंट का काम तेजी से शुरू हो गया है, और जिस तरह मौसम का अनुमान है खरीफ की फसल भी अच्छी रहेगी, ऐसा तमाम कृषि वैज्ञानिक अनुमान कर रहे हैं। तो एक तो उसके कारण इस देश को बड़ी राहत मिलने वाली है जी। दूसरा ये ठीक है कि सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है, और सरकार गंभीरता से उस मसले पर काम कर रही है। आज जो मैं मानता हूं कि सबसे आवश्यक चीज़ है वो है देश में एक उत्साह का वातावरण जनित किया जाए, बिल्कुल पैदा किया जाए। कुछ लोग अनावश्यक निगेटिव बातें करके देश को निराशा की गर्त में ढकेलना चाहते हैं। इस संकट से देश बखूबी लड़ेगा, इस संकट को पार करेगा, अर्थव्यवस्था भी हम ठीक कर पाएंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं पैकेज की, क्रमानुसार वो धीरे धीरे सरकार घोषित करेगी। एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर है, और प्रवासी मजदूर और श्रमिक
ये एक ऐसा क्षेत्र है कि ये ऐसी सरकार है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार समर्पित है देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के सम्मान को। तो मुझे लगता है कि पूरी नीतियों और कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे मोदी सरकार की, तो ये उनको समर्पित रही हैं। मजदूर, किसान, नौजवान, उद्यमी, सबको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आने वाले दिनों में सरकार तय करेगी। और मैं विश्वास से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब किताबी ज्ञान से देश नहीं चलता है। हम टीवी पर बैठ करके बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। सरकार चलाना और किताबी ज्ञान प्राप्त करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छी बहस टेलीविज़न पर की जा सकती है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री के नाते बैठकों में जा रहे हैं तो वो सोच समझ करके विवेकपूर्ण फैसला कर रहे हैं, और वहीं राजनीतिक दलों के प्रवक्ता के नाते जब हम पहुंचते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ठीक है, राजनीति का समय होता है। अभी अफजल साहब ने कहा राजनीति हमारे भी जीवन में है, उनके भी जीवन में है, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट हो तो राष्ट्रनीति आवश्यक होती है, राजनीति आवश्यक नहीं होती है। और ये वही समय है कि लोगों की जान भी बचानी है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, देश को आगे भी ले जाना है और एक अच्छे भारत का निर्माण करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। समय की सीमा पूरी हो गई है, हम यहीं पर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला और इस बहस में शामिल हुए। आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंतिम चरण में, जैसा कि हम अपने नज़रिया की बात करते हैं, और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली की। पीएम जितना संवाद करते हैं उतना शायद ही पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं या फिर सीनियर अफसरों के साथ, बल्कि वे ग्रास रूट लेवल तक के प्रतिनिधियों से भी बात करते रहते हैं और आम लोगों के साथ भी लगातार रूबरू होते रहते हैं। प्रधानमंत्री की यही शैली उन्हें दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग शख्सियत प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ बानगी आपको बताते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी पीएम ने जिस तरह लोगों से डिजिटल तकनीक के जरिए बात की, उससे साफ जाहिर है कि वो अब तकनीक का उपयोग ज़्यादा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हर विपत्ति हमें कुछ न कुछ सीख देती है, और इस विपत्ति में भी उन्होंने महसूस किया है कि डिजिटल तकनीक के जरिए हम चौतरफा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और फैसलों को अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से राय मशविरा किया, जो उनकी दूरदर्शिता दर्शाती है। कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लेना, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझना और समस्याओं को दूर करने के लिए मंथन करना उनकी खासियत रही है। पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक 20 मार्च को हुई। उसके बाद उन्होंने दूसरी बैठक 2 अप्रैल को आयोजित की और फिर तीसरी बैठक 11 अप्रैल को हुई। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चौथी बैठक 27 अप्रैल को हुई। इस तरह की आज बैठक जो है वो 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। साफ समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की स्थिति जानने के बाद ही वो देश भर के लिए कोई निर्णय लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से राज्यों को मदद पहुंचाते हैं। यही नहीं, उन्होंने कोरोना से लड़ाई में पंचायत स्तर तक के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया और गांवों तक जागरूकता के लिए संदेश दिया। किसी भी राज्य में किसी भी घटनाक्रम पर पीएम खुद मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, हालात के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हर संभव सहयोग करते हैं। हमारे सामने दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का काफ़ी असर है और दिल्ली सरकार इस संकट से जूझ रही है। तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सहयोग की तारीफ की है। उनका कहना है कि इस लड़ाई में चाहे प्लाज्मा थेरेपी का अप्रूवल हो या अन्य परमिशन, बिना देरी किए दिल्ली सरकार को अनुमति मिलती गई है। उन्होंने किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं की। प्रधानमंत्री के एक्टिव रहने से मशीनरी भी उतनी ही एक्टिव है। जाहिर है, इसलिए इस लड़ाई में हम विकसित देशों से कहीं बेहतर रहे हैं और दूसरे देशों के लिए मिसाल बने हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए भी, देश के आम नागरिक के जरिए भी इस बीच हर बार की तरह लगातार संपर्क स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी
जो है कम्युनिकेशन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जाने जाएंगे। और जिस तरीके से उनका जो अंदाज रहा है कि बड़े से लेके आम से लेके खास तक सीधे संपर्क और संवाद स्थापित करना, वो उन्हें बहुत विशेष बनाता है। आज के हस्तक्षेप में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ जिस पर मंथन करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।